हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज है जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज का डे 3 और आज हम पढ़ेंगे अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये जो टर्म है, सबसे पहले वर्ड आता है ये मोनो। मोनो का मतलब होता है वन या सिंगल। तो ये ऐसे जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट की तरफ इंडिकेट करता है जिसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करते हैं, यानी एक सिंगल कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैसे ट्रांसमिट होता है या इनहेरिट होता है, हम उसको पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक प्लांट ले लेते हैं जो कि टॉल है और दूसरा प्लांट है जो कि ड्वार्फ है, एंड इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा एक हाइब्रिडाइजेशन वाला क्रॉस हो गया है, इसीलिए यहाँ पे हाइब्रिड वर्ड आता है। एंड जब हम ये टॉल और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन रहता है या ये हमारी क्यूरियोसिटी रहती है कि अब इसकी जो ऑफस्प्रिंग आएगी या इसकी जो फर्स्ट जनरेशन आएगी वो कैसी होगी। क्या वो टॉल होगी या वो डॉर्फ होगी या उसकी कोई मीडियम हाइट होगी या वो कोई और एक्सट्रीम कैरेक्टर शो करेगी इन टर्म्स ऑफ हाइट। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस किए जाते हैं। एंड मेंडल ने भी अपना जो रिसर्च वर्क किया है, तो उन्होंने पी प्लांट पे सबसे पहले इस तरह के मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही किए थे, एंड उन्होंने एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया था। अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडल ने सबसे पहले तो प्योर लाइन पेरेंट्स को चूज किया था। ये हमने कल के लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस किया था कि प्योर लाइन पेरेंट्स क्या होते हैं या प्योर लाइन प्लांट्स क्या होते हैं। प्योर लाइन का वर्ड जो टर्म होता है, इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई प्लांट एक कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहा है तो उस चीज को वो अपने फर्दर जनरेशंस में ट्रांसफर करेगा अगर हम उसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, एंड कोई मिक्सिंग हमें शो नहीं होगी या किसी तरीके का कोई और कैरेक्टर नहीं शो होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ देखते कंसिडर करते हैं टॉल प्लांट है, अगर मैं इस टॉल प्लांट की सेल्फिंग करा दूं या सेल्फ पॉलिनेशन करा दूं तो इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी या इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो भी टॉल होंगे। फिर मैं इस टॉल प्लांट की भी सेल्फिंग करा दूं या सेल्फ पॉलिनेशन करा दूं तो फर्दर वो फिर से मुझे टॉल प्लांट ही देने वाला है। इस तरह के प्लांट्स को हम प्योर लाइन कहते हैं। एंड सेम गोज फॉर, अगर मैं एक डॉर्फ प्लांट ले लूं और अगर वो प्योर लाइन है तो अगर मैं उसकी सेल्फिंग कराऊं, सेल्फ पॉलिनेशन कराऊं, तो वो मुझे फिर से एज अ रिजल्ट डॉर्फ प्लांट ही देगा। एंड इसकी भी फिर मैं सेल्फिंग कराऊं तो मुझे फर्दर जनरेशन में फिर से डॉर्फ ही मिलेगा। एंड अगर आप इसको कंटिन्यू करते जाओगे सेल्फिंग, आपको वही कैरेक्टर शो होता जाएगा अनटिल एंड अनलेस आप इस टॉल और इस डॉर्फ के बीच में क्रॉस ना करा दो, आपको किसी तरीके की कोई मिक्सिंग या हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग देखने को नहीं मिलेगा। प्योर लाइन वैरायटीज या प्योर लाइन प्लांट्स उन्हीं को कहते हैं हम जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक ही कैरेक्टर को फर्दर ट्रांसमिट करते चले जाते हैं विदाउट एनी हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग अपने आप से। इससे पहले कि हम पढ़ें कि मेंडल ने कौन कौन से मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे, हम देख लेते हैं कुछ बेसिक से टर्म्स जिनको जान लेना बहुत जरूरी है। देन हमारे लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझना बहुत आसान हो जाएगा। Now, first of all, मेंडल पेरेंटल जनरेशन लेते थे। दो पेरेंट्स लेते थे जो कि प्योर लाइन होते थे, एंड वो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स शो करते थे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है स्टेम हाइट या प्लांट हाइट का, एंड जो पेरेंट्स है यहाँ पे दोनों, एक टॉल है एंड दूसरा ड्वार्फ है, एंड इनके बीच में क्रॉस होगा, यानी कि उन्होंने जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कराया था थ्रू इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, वो चीज यहाँ पे होगी।
जो कि हमने कल के लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आपने वो ना देखा हो तो आप जाके पहले उसको देख लीजिए, देन ये समझने में आपके लिए और आसानी हो जाएगी। सो मेंडल सबसे पहले पैरेंटल जनरेशन चूज करते थे केयरफुली, और वो एक, अगर क्योंकि वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक कैरेक्टर में डिफर करती होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है प्लांट हाइट, जिसमें कि एक पेरेंट टॉल है और दूसरा पेरेंट डॉर्फ है। फिर वो क्या करते थे कि पेरेंटल जनरेशन के क्रॉस से जो उन्हें ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होते थे, जिसे फर्स्ट फिलियल जनरेशन या F1 कहते हैं, उनकी फर्दर वो सेल्फिंग कराते थे। यानी कि अब वो कोई क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन नहीं कराते थे। ही यूज्ड टू परफॉर्म ओनली सेल्फ पॉलिनेशन, एंड सेल्फ पॉलिनेशन से आगे की जनरेशन ऑब्टेन करते थे, जिसे सेकेंड फिलियल जनरेशन या F2 कहते हैं। फिलियल हेयर मींस चाइल्ड, जिसे दो पेरेंट्स के क्रॉसिंग से ऑब्टेन किया जाता है। एंड ये जो आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं, ये फ्लो चार्ट, ये क्रक्स है मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस या उनके जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट का। एंड दिस यू विल ऑब्जर्व इन ऑल हिज मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस कि एक P1 जनरेशन होता है जिसका क्रॉस किया जाता है, उससे जो F1 जनरेशन मिलती है उसकी सेल्फिंग की जाती है, और उससे फर्दर F2 जनरेशन मिलती है। इतना उन्होंने हर एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस में किया था। अब हम उनके मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस को डिस्कस करें वन बाय वन, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है मैथ्स का जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ। बाय चांस, वैसे तो जनरली सबको रेशियो के बारे में पता ही होता है, बट इफ बाय चांस अगर किसी को ये कंसेप्ट क्लियर ना हो तो वो इस चीज को यहाँ पे समझ ले, एंड ये आपको काफी हेल्प करेगा आगे मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस को समझने में। बिकॉज मेंडल की यूनिक बात यही थी कि उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में या अपने रिसर्च वर्क में मैथमेटिकल अप्रोच अप्लाई किया था, जिसकी वजह से उनकी यह रिसर्च वर्क सक्सेसफुल हो पाया था। सो रेशियो का कंसेप्ट क्या होता है? बाय चांस हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का, जहाँ पे 8,000 बॉयज पढ़ते हैं एंड 10,000 गर्ल्स पढ़ती हैं ना। कोई अगर हमसे इसमें पूछे कि आप इसको कंपेयर करो कि इन कंपैरिजन टू बॉयज गर्ल्स कितनी है, या आपके स्कूल में इनका रेशियो कितना है या अनुपात कितना है, जिसे हम रिलेटिव साइज कहते हैं, तो आप इसको सिंपल रेशियो फॉर्म में कैलकुलेट करोगे। उसके लिए आपको अगर बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो निकालना है, इसमें ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि पहले कौन सा टर्म आ रहा है दूसरा कौन सा। अगर हम बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो निकाल रहे हैं तो हम 8,000 को ऊपर लिखेंगे, देन फ्रैक्शन, एंड देन 10,000 को नीचे लिखेंगे। अब हमें इन्हें डिवाइड करते जाना होगा सीरीज में, एंड इनको सिंपलर टर्म्स में हम ऑब्टेन करते जाएंगे। सबसे पहले हम इनको इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करने का ट्राई करते हैं। लाइक 8,000 और 10,000 को आप चाहो तो पहले 1,000 से इनको डिवाइड कर दो, तो आपको मिल जाएगा एज अ रिजल्ट 8/10। ये अब दो सिंपल टर्म्स आ गए, 1,000 से हमने डिवाइड कर दिया दोनों को। अब 8 और 10 दोनों अगर किसी के टेबल में आते हैं तो वो शायद 2 होगा, तो 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8 और 10 को, तो हमें एज अ रिजल्ट मिलेगा 4, एंड 10 को 2 से डिवाइड करें तो हम 5 मिलेगा। सो 2 into 4 is 8 and 2 into 5 is 10। तो इस तरीके से हमने 8 और 10 को भी फर्दर डिवाइड कर दिया। अब 4 और 5 के साथ ये इशू है कि वो दोनों एक साथ किसी के टेबल में नहीं आते हैं, एंड अगर हम इसको सिंपलेस्ट मान लें, बिकॉज अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम इजिली कह सकते हैं कि ये जो स्कूल है इसमें जो बॉयज इज टू गर्ल्स का रेशियो है वो 4:5 है। तो इस तरीके से हम रेशियो निकालते जब हमारे पास कोई बहुत लार्ज नंबर होता है, कोई लार्ज क्वांटिटी होती है, एंड हमारे पास एक्चुअली दो क्वांटिटीज होती हैं, एंड उन्हें हमें रिलेटिवली कंपेयर करना होता है या उनका रिलेटिव साइज को सिंपल टर्म्स में दिखाना होता है, तो हम उनको रेशियो के फॉर्म में दिखा देते हैं, एंड इट्स इजी टू एक्सप्लेन, एंड उसका आप और भी जगह एप्लीकेशन करते हैं। सो दिस इज हाउ यू ऑब्टेन रेशियोज।
तो ये मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट है जो कि अगर आप अभी आगे देखोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को तो वहां पे ये रिपीटेडली ये अप्लाई होगा। नाउ मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स कंसिडर किए थे वो कल हमने एक एक करके सारे डिस्कस करे थे एंड उन 7 कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स भी हमने देखे थे। उन्हीं को आज हम एज मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड ये देखेंगे कि जब इनहेरिटेंस होता है एक कैरेक्टर का तो कौन सा कैरेक्टर F1 में शो होता है, फिर कौन सा कैरेक्टर F2 में शो होता है। आज इनका हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे। तो पहले कैरेक्टर से अगर हम स्टार्ट करें जो कि सीड शेप है, तो पेरेंटल जनरेशन में हमने 2 प्लांट्स लिए। एक पेरेंट प्लांट है जो कि राउंड सीड्स प्रोड्यूस करता है और जो दूसरा पेरेंट प्लांट है वो रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस करता है। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो उससे जो हमें F1 जनरेशन मिली उसमें सारे के सारे प्लांट्स या ऐसे ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए जो कि सिर्फ और सिर्फ राउंड सीड्स ही प्रोड्यूस करते हैं। यानी विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एक्सेप्शन, all the offsprings obtained in the F1 generation were producing round seeds। यानी कि इनहेरिटेंस पैटर्न यहाँ पे कैसा शो हुआ कि जो रिंकल्ड कैरेक्टर था वो पूरे का पूरा डिसअपियर हो गया एकदम। सिर्फ और सिर्फ आया कौन सा, राउंड। एंड फिर जब इसी की इन्होंने सेल्फिंग कराई F1 जनरेशन की तो इनको क्या हुआ, ऑब्टेन हुआ ऐसे रिजल्ट्स जिसमें जो F2 जनरेशन थी उसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे थे जो कि राउंड सीड्स प्रोड्यूस करते थे एंड बाकी के ऑफस्प्रिंग्स ऐसे थे जो रिंकल्ड सीड्स प्रोड्यूस करते थे। एंड ये जो रेशियो में इनको ऑब्टेन हुए थे वो थे 3:1 रेशियो में। यानी कि काफी सारे ऐसे ऑफस्प्रिंग्स थे जो कि राउंड सीड्स प्रोड्यूस करते थे एंड अ फ्यूअर परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे भी थे जो कि रिंकल सीड्स प्रोड्यूस करते हो। यानी ये कैरेक्टर रीअपियर हो गया जाकर के F2 जनरेशन में, ऑल्दो इन अ स्मॉलर प्रपोर्शन। रिलेटिवली अगर हम देखें राउंड से कम है ये अमाउंट में, बट फिर भी ये आया तो कहीं से तो रीअपियर हुआ। तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पैटर्न है जिसका हमें अभी जो बैकग्राउंड है उसको जब हम समझेंगे कि पीछे चल क्या रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड ये इनहेरिटेंस पैटर्न को। लेकिन अगर आप अभी ये जो पैटर्न नोट कर रहे हो आप उसमें देख पा रहे हो कि पेरेंटल जनरेशन में जो 2 कैरेक्टर्स थे, ये जो 2 ट्रेट्स थे राउंड एंड रिंकल्ड, उसमें से राउंड इज फर्दर बीइंग ट्रांसमिटेड, F1 में जा रहा है, वो शो हो रहा है F1 में। एंड F2 में राउंड एंड रिंकल्ड दोनों अपीयर हो रहे हैं, जबकि रिंकल्ड F1 में पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था। अब हम इसी चीज को अगले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखें, जैसे कि सीड कलर। तो सीड कलर में हमने 2 पेरेंट्स लिए। एक पेरेंट है जो कि येलो कलर के सीड्स प्रोड्यूस करता है और एक दूसरा पेरेंट है जो कि ग्रीन कलर के सीड्स प्रोड्यूस करता है। इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो हमको जो F1 जनरेशन मिली उसमें जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स थे वो सिर्फ और सिर्फ येलो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑल वेर प्रोड्यूसिंग ओनली येलो सीड्स। एंड जब हमने इसकी फिर सेल्फिंग कराई और सेल्फिंग करा करके हमने जब F2 जनरेशन ऑब्टेन किया तब हमें सरप्राइजिंगली येलो सीड्स वाले ऑफस्प्रिंग्स भी मिले एंड ग्रीन सीड्स वाले ऑफस्प्रिंग्स भी मिले, एंड दैट टू अगेन इन 3:1 रेशियो। तो ये पैटर्न फिर से रिपीट हुआ जैसा कि हमने सीड शेप में देखा था, वही चीज यहाँ सीड कलर में भी रिपीट हुई कि 2 ट्रेट में से कोई एक ट्रेट F1 में शो हुआ, ओनली 1। एंड जब फिर हम F2 जनरेशन में गए तो दोनों ट्रेड्स आए, लेकिन जो दूसरा ट्रेड था वो रिलेटिवली कम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट था। एंड ये रेशियो भी अब आप देखोगे कॉन्स्टेंटली आपको दिखेगा 3:1 रेशियो में ही आते जा रहे हैं ये। नाउ पॉड शेप के लिए भी वही सेम चीज, हमने एक पेरेंट लिया जो कि इन्फ्लेटेड पॉड्स थे, फुल पॉड्स थे, और दूसरा पेरेंट था जिसके कंस्ट्रक्टेड पॉड्स थे। जब आप इसको F1 जनरेशन में लेकर के जाओगे क्रॉसिंग करा के तो आपको ऐसे ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे जिनके जो पॉड्स हो वो सारे के सारे फुल हो
एंड जब आप इसी की सेल्फिंग कराओगे और F2 जनरेशन ऑब्टेन करोगे तो आपको फुल और कंस्ट्रक्टेड दोनों देखने को मिलेंगे इन 3:1 रेशियो में। यानी कि जो भी ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हो रहे हैं F2 जनरेशन में वो इन थाउजेंड्स ऑब्टेन हुए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत लार्ज अमाउंट वो सैंपल साइज लेकर के जो चल रहे थे वो काफी लार्ज अमाउंट था। जैसे अगर मैं पॉट शेप की ही बात करूं तो उनको 882 फुल ऑब्टेन हुए थे और 299 सॉरी 299 इध यहाँ पे ऑब्टेन हुए थे। तो अगर इसको मैं मेंशन करूँ यहाँ पे, ये इनको 882 ऑब्टेन हुए थे एंड ये कंस्ट्रक्टेड वाले 299 के अराउंड ऑब्टेन हुए थे। एंड इसको जब आप रेशियो में रिड्यूस करोगे इनटू सिंपल नंबर्स तो आपको ये 2.95 के अराउंड ये आएगा और ये अराउंड 1 के आएगा। तो इसको जब आप अप्रोक्स लिखोगे तो वो 3:1 रेशियो में हो जाएगा चेंज। देन नेक्स्ट जो क्रॉस था उसमें उन्होंने पॉट कलर एज अ कैरेक्टर लिया था एंड उसके दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स थे, ग्रीन एंड येलो। तो एक पेरेंट था जिसमें ग्रीन कलर के पॉट्स होते थे एंड दूसरे पेरेंट में येलो कलर के पॉट्स। एंड F1 जनरेशन में उन्हें जो ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए उनके ग्रीन कलर के पॉट्स थे एंड जब इसकी सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन उन्होंने ऑब्टेन किया तो उसमें ग्रीन एंड येलो दोनों कलर के पॉट्स आए इन 3:1 रेशियो। नेक्स्ट कैरेक्टर विच ही कंसिडर्ड वाज फ्लावर कलर एंड इसमें उन्होंने एक पेरेंट ऐसा लिया था जो कि पर्पल कलर के फ्लावर होते थे जिसमें, एंड दूसरा जो पेरेंट था उसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स होते थे। एंड इनकी जब क्रॉसिंग कराई तो जो F1 जनरेशन में प्लांट ऑब्टेन हुए, ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए, दे प्रोड्यूस्ड ओनली पर्पल कलर फ्लावर्स। एंड इसी की जब सेल्फिंग कराई तो F2 जनरेशन में दो तरह के ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए, one those produced purple color flowers and the other ones which produced white color के flowers, and that too in 3:1 रेशियो में ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए थे। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर जो उन्होंने कंसिडर किया था वो था फ्लावर पोजीशन। एंड अब आप पैटर्न समझ गए होंगे कि पेरेंटल जनरेशन में दो ट्रेड्स होते थे जिसमें से कोई एक F1 में दिखता था, दूसरा डिसअपियर हो जाता था एंड F2 में वो फिर रीअपियर हो जाता था। यही सेम चीज यहाँ पे हुई है। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल वाला होता है या तो टर्मिनल होता है। सो जब दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 में एक्सियल ऑब्टेन हुआ एंड जब उसकी सेल्फिंग कराई तो हमें F2 में जाके एक्सियल एंड टर्मिनल दोनों 3:1 रेशियो में ऑब्टेन हुए। सो लास्ट कैरेक्टर जो मेंडल ने कंसिडर किया था वो था स्टेम हाइट एंड इसके लिए उन्होंने पेरेंटल जनरेशन में लिया था एक टॉल पेरेंट और एक ड्वार्फ पेरेंट, और उन दोनों का क्रॉस कराने से उनको F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए थे वो सारे के सारे ही टॉल थे, नन ऑफ देम वाज ड्वार्फ। तो ड्वार्फ कैरेक्टर पूरी तरीके से यहाँ से आपका डिसअपियर हो गया था। एंड जब उसी F1 जनरेशन की उन्होंने सेल्फिंग कराई थी तो सेल्फिंग कराने से उनको F2 जनरेशन में टॉल एज वेल एज ड्वार्फ ऑफस्प्रिंग्स दोनों ऑब्टेन हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ड्वार्फ ट्रेड था वो रीअपियर हो गया एंड ये पूरा आपका 3:1 रेशियो में आया था। अगर इसके एग्जैक्ट नंबर्स में बताऊं तो ये 787 ऑब्टेन हुए थे एंड दिस वाज 277 अराउंड। एंड उनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इन रेशियो फॉर्म तो 2.84:1 रेशियो में ऑब्टेन हुआ था, जिसे आप अप्रोक्स 3:1 कह सकते हो। सो इस तरह से उन्होंने अपने सारे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस ऑब्टेन किए एंड एक ही तरीके का पैटर्न उन्होंने हर मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा कि जो भी पेरेंटल जनरेशन में वो ट्रेड्स लेते थे उसमें से कोई एक ट्रेड डिसअपियर हो जाता था F1 में एंड वो जाकर के फिर F2 में रीअपियर होता था, बट उसका जो प्रोपोर्शन होता था वो छोटा होता था या स्मॉलर प्रोपोर्शन में वो आता था एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। यानी कि टॉल के कंपैरिजन में ड्वार्फ काफी स्मॉल प्रोपोर्शन में यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नाउ इन मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस से
मेंडल ने क्या डिड्यूस किया अपना जो या एनालिसिस किया या क्या रिजल्ट्स डिड्यूस करे, वो उन्होंने अपने 3 पोस्टुलेट्स में एक्सप्लेन किए। उन्हीं पोस्टुलेट्स को अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। नाउ मेंडल ने जो पोस्टुलेट्स दिए थे उसमें से जो सबसे पहला पोस्टुलेट था वो था यूनिट फैक्टर इन पेयर्स। अगर इसी को हम देखें तो मेंडल ने अपने अकॉर्डिंग ये कहा था कि जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर्स दैट एग्जिस्ट इन पेयर्स इन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, तो उसी में से हम जैसे कि एक कैरेक्टर यहाँ कंसिडर करते हैं स्टेम हाइट। इस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं यूनिट फैक्टर्स। से सपोजिंग हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल लेते हैं जो कि टॉल है, फाइन। तो ये जो टॉल इंडिविजुअल है, इस टॉल इंडिविजुअल में जो कैरेक्टर है ये हाइट का, इसे कंट्रोल कर रहे हैं यूनिट फैक्टर्स, और जो कि उन्होंने कहा था एग्जिस्ट करेंगे इन पेयर फॉर्म, यानी कि 2 फैक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने मेंशन किया है यूनिट फैक्टर्स को इन पेयर। एक कैपिटल टी है और फिर दूसरा कैपिटल टी है। तो ये चीज मेंडल ने कही थी कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं यूनिट फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल के टाइम पे इशू ये क्रिएट हुआ था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इतना कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ था। क्रोमोसोम तक की डिस्कवरी फ्लेमिंग ने 1879 में की थी, एंड मेंडल ने अपना रिसर्च वर्क और पहले ही पब्लिश कर दिया था। तो उनको जितना समझ में आया कि इनहेरिटेंस का क्या हो सकता है रीजन एट मॉलिक्यूलर लेवल, या उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो चीज उनको ऐसा कोई आइडिया नहीं था, कोई साइंटिफिक उनके पास बैकिंग नहीं थी। उन्हें जितना समझ में आया उन्होंने उसको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि एक इंडिविजुअल में जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है उसे यूनिट फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, और ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं दे एग्जिस्ट इन पेयर्स, और वो यहाँ पे आप देख सकते हो दैट दे एग्जिस्ट इन पेयर्स। एक दूसरा इंडिविजुअल अगर हम ले लेते हैं, सपोजिंग उसकी डॉफ है, वो हाइट उसकी बहुत कम है, तो उसके लिए जो यूनिट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल टी, वो एग्जिस्ट करेगा इन पेयर्स। तो यहाँ पे आपको 2 स्मॉल टी दिख रहे हैं। तो ये पहला पॉस्टुलेट था मेंडल का, दैट इंडिकेटेड कि जेनेटिक कैरेक्टर्स को कोई तो कंट्रोल करता है, और वो जो चीज कंट्रोल करती है उसको टर्म दिया था मेंडल ने पार्टिकुलेट यूनिट फैक्टर्स या सिंपली यूनिट फैक्टर्स, एंड उनके लिए ये चीज कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉस्टुलेट जो मेंडल ने दिया था वो था डोमिनेंस और रिसेसिवनेस। इसमें उन्होंने कहा था when two unlike unit factors responsible for a character are present in a single individual, one unit factor is dominant to the other, which is said to be recessive. इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो अभी इससे पहले हमने देखा था जब यूनिट फैक्टर का जो पॉस्टुलेट था उनका, तो उसमें हमने कहा था कि जेनेटिक कैरेक्टर है एंड उसको यूनिट फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एंड ये यूनिट फैक्टर्स एक इंडिविजुअल में पेयर फॉर्म में रहते हैं। लाइक से सपोजिंग अगर किसी इंडिविजुअल में दोनों कैपिटल टी हैं, यूनिट फैक्टर्स जो पेयर में है, तो वो इंडिविजुअल आपका टॉल हो जाता है। अगर दोनों स्मॉल टी हैं बाय चांस तो भी कोई इश्यू नहीं है, आपका जो इंडिविजुअल है वो डॉफ हो जाएगा। बट व्हाट हैपेंस इफ जो पेयर है उसमें एक यूनिट फैक्टर कैपिटल टी हो और दूसरा जो यूनिट फैक्टर है वो स्मॉल टी हो, तब क्या होगा? तब ये देखा गया कि जो फिजिकल अपीयरेंस है इंडिविजुअल की वो टॉल है। ठीक है, अब ऐसे में डाउट रहता है ना कि कैपिटल टी है तो टॉल होगा, स्मॉल टी है तो डॉर्फ होगा, कौन सा कैरेक्टर शो होगा? तो देखा गया कि वो इंडिविजुअल टॉल ही निकल के आया। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने इससे ये डिड्यूस किया
कि जो कैपिटल टी है वो एक डोमिनेंट फैक्टर है और जो स्मॉल टी है वो एक रिसेसिव फैक्टर है। एंड जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वो रिसेसिव फैक्टर को मास्क कर देता है। मास्क कर देता है यानी उसे एक्सप्रेस नहीं होता है, उसके एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो डोमिनेंट फैक्टर होता है वही एक्सप्रेस करता हुआ दिखता है, उस वही जो कैरेक्टर कोड करता है वही आपको कैरेक्टर दिखेगा या ट्रेड दिखेगा वही वाला। तो इस तरीके से हमें डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का यहाँ पे पता चलता है इस कंसेप्ट का, कि जब दो अनलाइक यूनिट फैक्टर साथ में प्रेजेंट होते हैं तो वो वाला यूनिट फैक्टर जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस कर पाता है, उसका ट्रेट एक्सप्रेस हो जाता है। एंड जो जो रिसेसिव फैक्टर होता है उसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है एंड वो फिजिकल अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। So this was second postulate of Mendel जिसमें उन्होंने mention किया था about dominance and recessiveness about unit factors। तो पहले postulate में उन्होंने हमें unit factors के बारे में बताया that what are unit factors and that they exist in pairs। and second में उन्होंने हमें बताया कि by chance अगर ऐसा हो कि unit factors जो pair में है वो दोनों unlike हो तब कौन सा आपका physical appearance में trait show होगा। मेंडल ने जो लास्ट पॉस्टुलेट दिया था अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पे वो था सेग्रीगेशन का पॉस्टुलेट, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स द पेयर्ड यूनिट फैक्टर सेपरेट और सेग्रीगेट randomly so that each gamete receives one or the other with equal likelihood। So हम जब क्रॉस कराते हैं तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो पेरेंट्स होते हैं उनको गैमीट प्रोड्यूस करना होता है। सो से सपोजिंग हमने जो पेरेंटल जनरेशन कंसिडर किया था वो टॉल प्लांट का था एंड उसे गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो ये जो यूनिट फैक्टर्स हैं ये दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये जो दोनों पेयर्ड यूनिट फैक्टर्स हैं दे विल सेपरेट और सेग्रीगेट रैंडमली, यानी कि रैंडमली ये किसी भी गैमीट में जा सकते हैं। 50-50% चांस है कि वो गैमीट आगे जाकर के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा। तो अगर जैसे कि अगर टॉल प्लांट है जिसमें कि जो दोनों पेयर्ड यूनिट फैक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, कैपिटल टी है, तो उन्होंने जो गैमीट्स बनाए तो एक ही जैसे गैमीट्स बनाएंगे, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी दोनों गैमीट्स में चला जाए। बट व्हाट इफ अगर हमारा जो इंडिविजुअल है उसमें जो पेयर्ड यूनिट फैक्टर्स हैं वो डिसिमिलर, देन ऑल्सो अकॉर्डिंग टू मेंडल ये रैंडमली ही सेपरेट आउट होंगे इनटू गैमीट्स। तो जब भी गैमीट फॉर्मेशन होगा तो कोई गैमीट कैपिटल टी कैरी करेगा या स्मॉल टी कैरी करेगा, वो डिपेंड करेगा 50-50% चांस पे, वो एकदम एक रैंडम प्रोसेस होता है। ये तीनों पोस्टुलेट जो मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिए थे, इन्हें अगर हम एक ही फ्लो चार्ट में समराइज करने की कोशिश करें तो जैसे कि उन्होंने बहुत सारे जेनेटिक कैरेक्टर्स लिए थे, हम एक जेनेटिक कैरेक्टर लेते हैं जो कि स्टेम हाइट है एंड उसके लिए हमने एक टॉल पैरेंट लिया और एक दूसरा डॉफ पैरेंट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल जो उनका पहला पोस्टुलेट था दैट जेनेटिक कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो यहाँ पे जो जेनेटिक कैरेक्टर है स्टेम हाइट, एक में टॉल है और एक में डॉर्फ, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर्स। यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है, दोनों जगह दे आर एग्जिस्टिंग इन पेयर्स, तो ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। और जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो हमें F1 जनरेशन में जो ऑब्टेन होता है ऑफस्प्रिंग, वो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग हमें टॉल ही ऑब्टेन होते हैं। नाउ टॉल हुआ इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये था जो उन्होंने अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहा कि अगर बाय चांस ऐसा होता है कि आपके जो दोनों यूनिट फैक्टर्स हैं वो डिसिमिलर हैं या अनलाइक हैं, तो वो वाला एक्सप्रेस करेगा जो कि डोमिनेंट है एंड जो रिसेसिव है वो मास्क हो जाएगा। तो जो भी कैरेक्टर एक्सप्रेस हो, जो भी ट्रेट एक्सप्रेस हो, आप कह सकते हो कि वो वाला फैक्टर डोमिनेंट था। से सपोजिंग यहाँ पे हम कहते हैं कि जो टॉल होता है ट्रेट उसके लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल होता है,
ठीक है। एंड जो डॉर्फनेस होती है उसके लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब F1 में हम देख रहे हैं कि कैपिटल टी भी प्रेजेंट है, स्मॉल टी भी प्रेजेंट है, कोई भी एक्सप्रेस कर ले अपने आप को। बट हम ये क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो F1 जनरेशन था उसमें ऑल वेर टॉल, यानी कि यहाँ पे कौन डोमिनेंट हो गया, यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट हो गया, क्योंकि उसने स्मॉल टी को चांस ही नहीं दिया किसी भी ऑफस्प्रिंग में एक्सप्रेस होने का। ऑल टुगेदर इन ऑल द ऑफस्प्रिंग्स हमें सिर्फ टॉलनेस ही देखने को मिली, यानी कि यहाँ पे कैपिटल टी हमारा टॉल वो डोमिनेंट हो जाता है एंड जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव हो जाता है। इससे हमारा जो मेंडल का सेकंड पोस्टुलेट था डोमिनेंस वाला वो क्लियर होता है कि जब दो डिसिमिलर यूनिट फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो जो डोमिनेंट होता है दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, और वो आप फिजिकल अपीयरेंस से देख के बता सकते हैं कि आपके सारे ऑफस्प्रिंग क्योंकि टॉल थे एंड टॉल के लिए कैपिटल टी इज रिस्पॉन्सिबल, तो यानी कि यहाँ पे कैपिटल टी इज द वन विच इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी आपका रिसेसिव है। नाउ फर्दर जब इसी F1 जनरेशन की हमने सेल्फिंग कराया टू ऑब्टेन द F2 जनरेशन, तो अब क्या होगा? अभी तक तो जो गैमीट्स बन रहे थे इसमें अगर गैमीट्स बनेंगे तो जितने भी गैमीट्स बनेंगे सब कैपिटल टी ही कैरी करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो दोनों यूनिट फैक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, तो आप ऐसा कोई डिफरेंस नहीं बता सकते हो। यहाँ पे भी जितने गैमीट्स जो बने होंगे वो सारे के सारे स्मॉल टी ही कैरी कर रहे होंगे, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। बट व्हाट अबाउट दैट केस जहाँ पे आपका यूनिट फैक्टर्स आर डिसिमिलर, तब क्या वहां पे जो सेपरेशन या सेग्रीगेशन होता है यूनिट फैक्टर्स का उसमें कोई पार्शियलिटी होती है या उसमें कोई किसी तरीके का और प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए मेंडल ने ये कहा कि नहीं, जो सेग्रीगेशन या सेपरेशन होता है यूनिट फैक्टर्स का वो एकदम एक रैंडम प्रोसेस होता है। जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो किसी भी गैमीट में कोई सा भी फैक्टर चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे कि F1 में जब गैमीट्स बने होंगे तो कैपिटल टी एक गैमीट में गया होगा और स्मॉल टी रैंडमली किसी भी गैमीट में चला गया होगा। इसकी वजह से हमें F2 जनरेशन में टॉल और डॉर्फ दोनों देखने को मिले 3:1 रेशियो में। नाउ यू विल से कि ये डॉर्फ जो पूरा का पूरा डिसअपियर हो गया था वो फिर से रीअपियर कैसे हो गया है? तो वो रीअपियर ऐसे हुआ कि आप इनका जब जेनेटिक मेकअप देखोगे तो कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसे थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी ही आए, दोनों यूनिट फैक्टर्स कैपिटल टी, तो वो ऑब्वियसली टॉल हो गए। जिनमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों आए वो वाले भी टॉल ही हो गए बिकॉज कैपिटल टी इज डोमिनेंट, तो भी वो टॉल हो गए। एंड जिनमें दोनों स्मॉल टी आ गए वो डॉर्फ हो गए। इस तरीके से अगर आप इनका फिजिकल अपीयरेंस में देखो तो आपको 3:1 रेशियो में टॉल और डॉर्फ देखने को मिलेंगे, बट अगर आप उनको जीन लेवल पे जा करके देखो तो वो आपको 1:2:1 रेशियो में देखने को मिलेगा। कुछ होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जो यूनिट फैक्टर्स है उनमें कैपिटल टी होगा, कुछ में होगा कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दोनों है एंड रेस्ट हैव स्मॉल टी एंड स्मॉल टी ओनली। ना ये सारी चीजें अभी आपको थोड़ी सी टिपिकल लगेंगी बिकॉज आपको अभी इतना आइडिया नहीं है कि ये चीजें कैसे हो रही हैं, बट एज वील स्टडी द पिनेट स्क्वायर एंड हम इस चीज को और डिटेल में जब आगे डिस्कस करेंगे तो ये जो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड ये जो एक बीच वाला ये सिचुएशन है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाला सिचुएशन है, ये आपको और अभी क्लियर हो जाएगा। पर नाउ ऑन दिस इज द फ्लोर चार्ट जो कि आपके पूरे ये जो पोस्टुलेट्स है तीनों मेंडल के उनको डिटेल में ऐसे एज अ फ्लो चार्ट इसको समराइज कर देता। नाउ कुछ अभी टर्म्स आए थे या आगे ये टर्म्स आएंगे, इन टर्म्स को अभी क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है बिकॉज जेनेटिक्स में या बायोलॉजी में टर्म
टर्मिनोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसे कि फिनोटाइप हो गया। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप मीन्स किसी का कैसा फिजिकल अपीयरेंस है ना। किसी का फिजिकल अपीयरेंस टॉल है, या किसी का फिजिकल अपीयरेंस डॉर्फ है, या किसी का ह्यूमंस में भी, अगर आप प्लांट के अलावा ह्यूमंस में देखो, किसी का आई का जो कलर होता है ब्लैक आईज होती है, किसी की ब्राउन आईज होती हैं, किसी की ब्लू आईज होती हैं, किसी की ग्रीन। बहुत सारे शेड्स होते हैं आईज के, बहुत सारे शेड्स होते हैं स्किन के। कोई बहुत डार्क होता है, कोई बहुत लाइट होता है, कोई मीडियम टोन होता है किसी का। तो ये सारी जो चीजें हैं जो आपको फिजिकली दिखाई देती हैं, वो उन सबको हम फिजिकल अपीयरेंस में काउंट करते हैं और इसे फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप के बाद जो नेक्स्ट टर्म आता है वो है जीनोटाइप। एंड जीनोटाइप एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो इंडिकेट करता है जेनेटिक मेकअप। बिकॉज फिनोटाइप इन इटसेल्फ इज नॉट इनफ। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस किसी ऑर्गेनिज्म का या इंडिविजुअल का हमें पता हो, इससे हम जेनेटिक्स की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। बिकॉज फिजिकल अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव। उससे ही हम अपने सारे रिजल्ट्स या पोस्टुलेट्स को डिड्यूस नहीं कर सकते हैं। बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि एक प्लांट है, अगर वो टॉल है तो आप कैसे बता सकते हो कि उसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, उसके यूनिट फैक्टर्स कैसे होंगे? बाय चांस एक बार आप ये कह भी दो एसर्टिवली कि हाँ उसमें कैपिटल टी तो होगा ही होगा, बिकॉज वो टॉल है। एंड टॉलनेस तो किसी प्लांट में तभी आएगी अगर उसमें कैपिटल टी हो। बट यूनिट फैक्टर्स तो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप ये कैसे बताओगे कि जो सेकेंड यूनिट फैक्टर है वो कौन सा होगा? जस्ट बाय लुकिंग एट द फिजिकल अपीयरेंस। तो वो आप तभी बता सकते हो जब आपको जेनेटिक मेकअप पता हो। एंड फिजिकल अपीयरेंस से आप उसका जेनेटिक मेकअप नहीं बता सकते हो, यानी फिनोटाइप देख के आप जेनोटाइप नहीं बता सकते हो। बट हाँ, जेनोटाइप देख करके आप उसका फिनोटाइप इजिली प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि कैपिटल टी एंड कैपिटल टी दोनों प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये प्लांट टॉल होगा ही होगा। सेकेंड, यहाँ कैपिटल टी है एंड स्मॉल टी है, बट क्योंकि कैपिटल टी इज डोमिनेंट, वो इसको मास्क कर लेगा, ये वाला प्लांट भी टॉल ही होगा। एंड क्योंकि यहाँ पे दोनों जो यूनिट फैक्टर्स हैं वो स्मॉल टी है, तो ये वाला प्लांट डॉर्फ होगा। तो जेनोटाइप हमें हेल्प करता है फिनोटाइप को प्रिडिक्ट करने में। एंड यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर बाय चांस कोई टॉल है प्लांट, तो हम उसको बोलते कैसे हैं, कैसे इस चीज को हम किसी को बताएंगे कि उसमें दोनों जो यूनिट फैक्टर्स है वो कैपिटल टी है, या एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी है? उसके लिए टर्म्स हैं। अगर आपके जो दोनों यूनिट फैक्टर्स हैं वो सिमिलर हैं, तो हम उसे बोलेंगे होमोजाइगस। और अगर दोनों यूनिट फैक्टर्स आपके डिसिमिलर है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं हेट्रोजाइगस। तो ऐसे में हम फिर इसे बोलते हैं होमोजाइगस टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल। तो इफ बाय चांस किसी भी कैरेक्टर के लिए अगर आपका कोई भी इंडिविजुअल को आप रेफर कर रहे हो, तो आप उसे बता सकते हो कि यस वो होमोजाइगस है या वो हेट्रोजाइगस है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें जो यूनिट फैक्टर्स हैं आर दे सिमिलर और डिसिमिलर। तो इससे हम उसके जो गैमीट्स फॉर्म होंगे उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे, एंड उससे फ्यूचर जनरेशंस जो होंगी उनको भी, उनके जेनोटाइप को और फिनोटाइप को भी सक्सेसिवली आराम से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। नाउ बिकॉज अभी आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इतना नहीं अच्छे से पढ़ा है, तो आज जो कुछ भी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हुआ होगा समझने में। इवन ये चीजें मेंडल के लिए भी काफी डिफिकल्ट हुई होंगी, बिकॉज उनके टाइम पे इतना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का किसी को नॉलेज नहीं था, उस फील्ड में इतनी कोई डिस्कवरीज नहीं हुई थी। बट आज ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। जो कुछ भी मेंडल ने कहा था कि यूनिट फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वो डोमिनेंस शो करते हैं अगर डिसिमिलर होते हैं, वो सारी चीजें आज हमें पता है। एंड उनके एग्जैक्ट टर्म्स, जो करेक्ट मॉडर्न टर्मिनोलॉजी है, वो भी हमें पता है।
तो आगे लेक्चर में हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं, जिससे आज आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो भी अभी तक आपने पढ़ा है। सो से सपोजिंग हम यहाँ पे एक प्लांट लेते हैं, और उस प्लांट का कोई भी कैरेक्टर आप जब लेते हो तो उसकी सेल्स होती हैं, उस सेल में उसके न्यूक्लियस होता है, एंड इस न्यूक्लियस में आपके ये क्रोमोसोम्स सिचुएटेड होते हैं। ये आपके क्रोमोसोम्स कुछ नहीं होते हैं, दे आर सिंपली कंडेंस्ड डीएनए, यानी अल्टीमेटली हम बात डीएनए की ही कर रहे हैं। तो कोई भी आपने ऑर्गेनिज्म लिया, आपने प्लांट लिया, एनिमल लिया, एंड आप लाइक ह्यूमन में आप आई कलर की बात कर रहे हो, या प्लांट में आप हाइट की बात कर रहे हो, तो वो अल्टीमेटली उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है, वो आपका डीएनए ही होता है, वही डिसीजन मेकर होता है। तो ये आपका यहाँ पे क्रोमोसोम सिचुएटेड है न्यूक्लियस के अंदर सेल में, एंड अगर इसी क्रोमोसोम को हम ऐसे स्ट्रेच कर ले इन द फॉर्म ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, तो आप देख सकते हो ये लैडर फॉर्म में मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया है डीएनए का। ऑल्दो डीएनए डबल हेलिक्स फॉर्म में होता है, एंड उसको जनरली लोग दिखाते हैं तो उसको ऐसे डबल हेलिक्स फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो, मैंने यहाँ पे उसको लैडर फॉर्म में दिखाया है। तो हमारे यहाँ पे ये लैडर फॉर्म में डीएनए है, एंड डीएनए के जो रीजन्स होते हैं, कुछ उसमें रीजन्स ऐसे डिवाइडेड होते हैं, कुछ उसके जो रीजन्स होते हैं उनको हम जीन कहते हैं, ये जीन हो गया जैसे, एंड बीच के जो रीजन्स होते हैं इनको हम नॉन कोडिंग रीजन कहते हैं ना। ये सारा कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का टॉपिक्स हैं, यानी ये कंसेप्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जिनको आप जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज हम लेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आज मैं यहाँ पे इसको ब्रीफ में इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट हमने जो भी मेंडल के यूनिट फैक्टर्स और वो पेयर्स जो भी पढ़ा है वो आपको एक्चुअली में समझ में आए कि ये होता क्या है इन रियलिटी। क्योंकि आज जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए की डिस्कवरी हो गई, हमें न्यूक्लियस के बारे में पता है, हमें जीन के बारे में पता है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए एक्सप्लेन करना या समझना इजी हो जाती है। तो ये जो डीएनए है इसमें ये जीन्स हैं, एंड ये नॉन कोडिंग रीजन है, और जीन को हम कोडिंग रीजन कहते हैं क्योंकि जीन से ही हमारा जो प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में वो कोड होते हैं। तो जो ये जीन वाले रीजन्स हैं ये एमआरएनए को कोड करते हैं, ये पूरा स्ट्रेच हो गया डीएनए का, ये जो जीन्स है ये एमआरएनए को कोड करते हैं, और एमआरएनए फर्दर प्रोटीन को कोड करता है। यही प्रोटीन फिर आपका हाइट के फॉर्म में, आपको आई कलर के फॉर्म में, स्किन कलर के फॉर्म में, कोई भी आप कैरेक्टर उठा लो, आप अपने हेयर का टाइप उठा लो, आपका हेयर वेवी है, कर्ली है, स्ट्रेट है, वो सब प्रोटीन डिसाइड करता है आपका। एंड उस प्रोटीन को कौन डिसाइड करता है, अल्टीमेटली उसको जीन्स डिसाइड करते हैं जो एक डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको जब हम और डिटेल में देखें तो एक जैसे कि यहाँ पे सेल है आपका, एंड सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके ये जो क्रोमोसोम्स हैं, बेसिकली ये दोनों अलग अलग कलर से इसलिए दिखाए हैं क्योंकि एक क्रोमोसोम हमें अपने पेरेंट्स फादर से मिलता है और एक अपनी मदर से मिलता है, दोनों पेरेंट्स से हमें एक एक क्रोमोसोम मिलता है। तो वो क्रोमोसोम्स मैंने यहाँ पे और मैग्नीफाई करके ड्रॉ किए हैं, एंड ये जो क्रोमोसोम्स थे मैंने इसको अभी डीएनए स्ट्रेच के फॉर्म में बनाया था, और उसमें मैंने कहा था कि जीन्स जो है लोकेटेड होते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे। तो ये रेड कलर से जो ये दिखाया है वो एक्चुअली आपके ये जीन्स लोकेटेड है ये सारे, एंड ये आपके क्रोमोसोम है, इसके ऊपर आपके ये जीन्स लोकेटेड है। जीन क्रोमोसोम्स आर नथिंग एल्स बट कंडेंस्ड डीएनए, डीएनए कंडेंस जब हो जाता है और जब वो ऐसे स्ट्रेच फॉर्म में रहता है तब वो डीएनए स्ट्रैंड के फॉर्म में रहता है। तो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स लोकेटेड है, जिस पोजीशन पे जीन्स लोकेटेड होते हैं उसको लोसाई, अगर प्लूरल है तो लोसाई, एंड अदरवाइज उसको लोकस भी कहते हैं। सो जो पोजीशन होती है जीन की उसको हम लोकस आप कह सकते हो, एंड एक हमें अपने फादर से मिला है क्रोमोसोम, अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूं,
एंड इवन सेम गोज फॉर प्लांट्स ऑल्सो। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पे मदर एंड फादर का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक फादर से आएगा क्रोमोसोम और एक मदर से आएगा क्रोमोसोम, एंड इस पे ये सारे जीन्स लोकेटेड हैं। नाउ जब यहाँ पे अब ये दो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वन दिस वन एंड अदर वन दिस वन, एंड इनके ऊपर जीन्स है यहाँ पे, तो जो जीन के यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर ये वाला जीन आई कलर को कंट्रोल करता है, तो ये वाला जीन भी इधर वाले दूसरे वाले पे, क्योंकि ये इसी का काउंटर पार्ट है जो कि मदर से आया है, तो ये भी आई कलर को ही कंट्रोल करता होगा। नाउ यहाँ पे इसके ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट है आपके पेयर में, इनको कहते हैं एलील। दिस इज अलील 1 एंड दिस इज अलील 2। एंड जो मेंडल ने यूनिट फैक्टर्स कहे थे वो एक्चुअली में ये एलील्स ही हैं, जिन्हें आज हम एलील्स के नाम से जानते हैं, और मेंडल ने उनको कहा था यूनिट फैक्टर्स। सो एलील्स आर नथिंग एल्स बट दे आर योर टू ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स ऑफ द जीन। एंड इसी को अगर मैं प्लांट हाइट से कोरिलेट करने की कोशिश करूं, तो प्लांट हाइट में जैसे हमने पेयर में यूनिट फैक्टर्स देखे थे, एक कैपिटल टी था, दूसरा भी अगर कैपिटल टी था, होमोजाइगस कंडीशन थी, तो ये एलील 1 है, ये एलील 2 है, साथ में उसको हम ऐसे लिखते हैं। सो दीज आर बेसिकली द टू एलील्स ऑफ अ जीन। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन ऑफ द जीन, एंड इसके जो दो एलील्स है वो कैपिटल टी और स्मॉल टी है। इसी को अगर मैं क्रोमोसोम में ड्रॉ करके बताऊं तो ये ऐसे हो सकता है, कैपिटल टी यहाँ पे, फादर से कैपिटल टी आया और मदर से भी कैपिटल टी आया अगर बाय चांस, तो फिर अगर बाय चांस हमने ऐसे टॉल लिया, एक फादर, और मदर भी हमने टॉल ले ली, और इनके जब गैमीट्स फॉर्म हुए, एक ये आ गया टी इधर और इधर टी आ गया, एंड ये दोनों फ्यूज हो गए और एक ऑफस्प्रिंग में चले गए, तो वो इस तरीके से आपको शो होंगे कैपिटल टी और कैपिटल टी के फॉर्म में। यही अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि आपका जो मेंडल ने जैसे किया था कि एक उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया था और एक उन्होंने डॉफ पी प्लांट लिया था, एंड इनके बीच में क्रॉस कराया था, तो इससे एक कैपिटल टी आएगा, इधर से एक स्मॉल टी आएगा, और ये एक ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन बन जाएगी। तो ये ऑफस्प्रिंग में कैसे शो होगा, एक कैपिटल टी आ गया और इधर एक स्मॉल टी उसके क्रोमोसोम पे शो होगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में सेल के अंदर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं या डीएनए होता है, उस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और उनके दो अल्टरनेटिंग फॉर्म्स होते हैं एलील। या तो वो दोनों एलील्स एक जैसे होंगे, सिमिलर होंगे, तो वो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, चाहे कैपिटल टी हो चाहे स्मॉल टी हो। अगर वो दोनों डिसिमिलर हैं तो आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन हो जाएगी, कैपिटल टी ऑन वन एंड स्मॉल टी ऑन वन, और वो इधर वेज हो सकता है, चाहे इस पे कैपिटल टी हो इस पे स्मॉल टी हो, चाहे इधर से स्मॉल टी आए चाहे इधर से कैपिटल टी। मैंने पहले ही लास्ट लेक्चर में कह दिया था कि दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द जेंडर। ये चीज आपकी होती है जो आज हमें पता है, मेंडल को नहीं पता थी ये सारी चीजें, क्योंकि उस समय तक आपके क्रोमोसोम की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, डीएनए का स्ट्रक्चर ही नहीं पता था, कुछ चीजें हमें इतनी पता ही नहीं थी, तो उनके लिए समझना मुश्किल हो रहा था कि ये सब क्या है, तो उनको जितना समझ में आया उन्होंने उसको यूनिट फैक्टर्स का नाम दे दिया। And one more thing I want to point out here is कि जो ये आपको ये दो क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, एक फादर से आया एक मदर से आया, ये आपको देखने को मिलता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें हर एक क्रोमोसोम के पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में कहें तो हम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में,
यानी कि फादर से 23 क्रोमोसोम्स आए, मदर से 23 क्रोमोसोम्स आए, और वो सब पेयर फॉर्म में प्रेजेंट। तो हमारी बॉडी में हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स है, तो हमारे यहाँ पेयर फॉर्म में क्रोमोसोम्स रहते हैं। वहीं पे जो हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके में सिर्फ एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो उसमें फिर ऐसा प्रिडिक्शन करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जो भी एक कैरेक्टर होगा, अगर कैपिटल टी है तो वही दिखेगा, स्मॉल टी है तो वही दिखेगा, फिर उसमें आप ऐसे यूनिट फैक्टर्स में मेंशन नहीं करोगे। एंड माइंड यू, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जब गैमीट्स बनते हैं तो वो हेप्लॉइड होते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जो कि जहाँ पे आएंगी वहां पे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बाकी जगह पे जब हम पढ़ते हैं। एंड ना बहुत लोगों ने बुक्स में ये डायग्राम देखा होगा कि क्रोमोसोम तो ऐसा दिखता है, लाइक दिस, देयर आर दीज टू स्ट्रैंड्स ऐसे होते हैं, ना कि ऐसा सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता है। बट जो एक्चुअल क्रोमोसोम होता है वो आपका ऐसे ही होता है, सिंगल स्ट्रैंड में। जब सेल को डिवाइड करना होता है तब ये रेप्लिकेट करता है और ऐसा हो जाता है। ये जो दूसरा स्ट्रैंड होता है वो इसी की फोटोकॉपी होता है। तो जो एलील हम जब मेंशन करते हैं तो वो हम फादर क्रोमोसोम एंड मदर क्रोमोसोम के एलील मेंशन करते हैं। इसका जो डुप्लीकेटेड है एलील उसको हम मेंशन नहीं करते। जैसे सपोजिंग ये अगर कैपिटल टी था, ये फादर क्रोमोसोम पे, तो ये जब डुप्लीकेट करेगा तो ये इधर तो कैपिटल टी होगा ही, ये भी कैपिटल टी हो जाएगा। एंड बाय चांस जो मदर क्रोमोसोम था उस पे स्मॉल टी था, एंड वो भी जब डुप्लीकेट करेगा तो इधर स्मॉल टी आ जाएगा। हम जो जिन्हें एलील्स कहते हैं वो ये कैपिटल टी को और इस स्मॉल टी को कहते हैं। जब हम एक ऑफस्प्रिंग में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल के सेल के न्यूक्लियस में एक फादर से जो क्रोमोसोम आया और एक मदर से जो क्रोमोसोम आया, उसके जब हम एलील्स को मेंशन करते हैं पेयर्स में, तो वो हम एक फादर का और एक मदर के जो एलील्स हैं उनको मेंशन करते हैं। कभी भी इसके डुप्लीकेटेड एलील को आप गलती से मेंशन मत कर दीजिएगा कि हाँ ये डुप्लीकेट हो गया है, ये इसी स्ट्रैंड का जस्ट फोटोकॉपी या जेरोक्स कॉपी है, इट इज नॉट अ सेपरेट एलील। सो या आप हमेशा जब एलील्स हम मेंशन करते हैं इन अ पेयर, एग्जिस्टिंग पेयर, तो वो आता है फ्रॉम वन फ्रॉम द फादर क्रोमोसोम एंड द अदर वन फ्रॉम द मदर क्रोमोसोम। यही दोनों हम कहते हैं जीन्स के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम एलील्स कहते हैं। तो ये एक हो सकता है किसी को डाउट हो या किसी को कोई गलत नोशन हो, तो आई वांट कि ये डाउट भी आपका क्लेरिफाई हो जाए कि क्रोमोसोम अपना फोटोकॉपी तब बनाता है जब उसे डिवाइड करना होता है और उसके दोनों स्ट्रैंड्स ऐसे सेपरेट आउट हो जाते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।